घटना चक्र एलटी ग्रेड जीएस पेपर के लिए आज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 51(1) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक का उल्लेख है, जिसमें 56 में, और ये 56(1) काम में क्या है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति को पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है। यानी कि महाभियोग क्यों लगाया जाएगा? 56(1) के अनुसार कि 56(1) के अनुसार कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग होगा तो संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जाएगा। आगे देखिए, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 61(2) के अनुसार महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कोई ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प के अंतर्विनिष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया है। कि एक 14 दिन की लिखित सूचना दी जाएगी, तब उसके ऊपर महाभियोग लगाया की प्रक्रिया शुरू होगी। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार यदि राष्ट्रपति पद की रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो पद रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 महीने की बीतने से पहले किया जाएगा। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी नहीं उपलब्ध है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और उसके न होने पर वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करेगा। अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। सारे कार्य जो होंगे राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, लेकिन नाम मात्र का जो होता है शासक होता है राष्ट्रपति, बाकी कार्य कौन संभालता है? प्रधानमंत्री। तो अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य वर्णित है। किसमें? 78 में। अनुच्छेद 86 में संसद के सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति को अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 87(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों का अभिभाषण करता है। अनुच्छेद 108 क्या कहता है कि राष्ट्रपति कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। इनकी संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान इंपॉर्टेंट है, इसमें है अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक की स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा अथवा विधेयक या धन्य विधेयक के अलावा को पुनर्विचार हेतु संसद में लौटा सकेगा। राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 के तहत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन मंडल होगा। आगे देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदस्य यानी राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, मनोनीत सदस्य नहीं शामिल होंगे। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 1/6/1995 से प्रभावी दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। यानी कि इन्हें रिसेंटली शामिल किया गया है, दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभाओं के सदस्यों को। आगे देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ के राज्य क्षेत्रों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है। हालांकि जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में उसकी विधानसभा में निर्वाचित सदस्य निर्वाचन मंडल में शामिल थे। आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा, भारतीय संविधान
के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। किसमें? 61 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के अतिक्रमण और संसद के किसी भी सदन द्वारा चलाई जा सकती है। संसद के जिस सदन में महाभियोग का संकल्प लाया जाना है, उस सदन की कुल संख्या 1/4 सदस्यों द्वारा वह संकल्प हस्ताक्षरित होना चाहिए, यानी कि 1/4 सदस्य उसमें हस्ताक्षर करें। संकल्प प्रस्तावित करने के कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक है। साथ ही वह संकल्प उस दिन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित हो। और यदि संसद के का एक सदन आरोप लगाता है, दूसरा सदन उस आरोप की जांच करे या कराए, तो ऐसी जांच में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने और अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होगा। यदि आरोप सिद्ध होने का संकल्प आरोप की जांच करने या कराने वाले सदन के कम से कम 2/3 सदस्य संख्या से पारित हो जाता है, तो संकल्प पारित मान लिया जाएगा, तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अनुच्छेद 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संकरणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली थे। डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली और हामिद अंसारी 2 बार उपराष्ट्रपति चुने गए। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं: भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और लोक सभा का सदस्य निर्वाचित की योग्यता हो बताई गई। आगे देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत की राशि कितनी है? यह है आपकी 15,000 रुपए, है ना? कितनी है? 15,000 रुपए जमा करना होगा। राष्ट्रपति के चुनाव में यदि उम्मीदवार कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर बनाया गया है। भारत में उपराष्ट्रपति आधिकारिक पद पर क्रम में राष्ट्रपति के बाद आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति में मनोनीत भी आ जाए, है ना? अनुच्छेद और कहां से कह रहा है कि दोनों सदन? अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संकरणीय मत द्वारा होता है। ऐसा निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। अनुच्छेद 66(3) के तहत उपराष्ट्रपति पद की योग्यता भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष। 66(3) में ये योग्यता दी गई है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो तथा राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्य हो का उल्लेख किया गया। भारत का उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति पद के लिए वर्तमान में 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन, यानी कि 2018 के संसद संशोधन अधिनियम के तहत 1 जनवरी 2016 से प्रभावी कर दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के लिए वेतन नहीं प्राप्त होता, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होता है। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष होता है। 67 के अनुसार 5 वर्ष के लिए उसका कार्यकाल रहेगा। अनुच्छेद 67 के परांतुक के खंड का के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर से लिखित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। 67 का में कहा गया कि त्यागपत्र किसको संबोधित करके देगा? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 67 के परांतुक खंड ख के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। राज्यसभा ऐसा कोई संकल्प ले ले जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों ने बहुमत से पारित कर दिया हो, जिससे लोकसभा सहमत हो, तो वो तभी भी वो पद से हटा दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 में वर्णित प्रारूप में राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेता है। आगे देखिए,
नेक्स्ट हम देखेंगे मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 एक के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 2 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 75 3 के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। आगे देखिए, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। अब देखिए, ये 352 के खंड 3 में किया गया है। मंत्रिपरिषद के मंत्रिपरिषद नहीं, मंत्रिमंडल का प्रयोग किया गया है अनुच्छेद 352 के खंड 3 में। कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है। मंत्री उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी अनामता के सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं और अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अंतिम रूप से मंत्री की होती है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए। 15 अगस्त 1947 को केंद्रीय मंत्रालयों की संख्या 18 थी। जुलाई 2025 तक केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कुल कितनी है? 53 है, 53। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। वर्तमान केंद्र सरकार में कोई उप मंत्री नियुक्त नहीं हुए। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह लेने पर साधारणतः अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा करेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा शामिल। अनुच्छेद 74 2 के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति से कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। अनुच्छेद 75 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। नेक्स्ट देखिए आगे, अनुच्छेद 75 1 का के अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल 15% से अधिक नहीं होगी। अनुच्छेद 75 5 के अनुसार यदि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद में किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि कह रहा है कि अगर जो कोई मंत्री है और संसद का कोई सदन नहीं है, 6 माह तक अगर नहीं बन पाता है तो उसकी ये सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, वो मंत्री नहीं रहेगा। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रावधान अनुच्छेद 74 में किया गया है। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री का दर्जा सबसे ऊपर होता है तथा वह अपने मंत्रालय का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तरीय मंत्रियों का समूह मंत्रिमंडल कहलाता है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तरीय मंत्रियों का समूह मंत्रिमंडल कहलाता है। आगे देखिए, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रधान है। प्रधानमंत्रिमंडल में बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाले मंत्रियों की संख्या को नियत किया गया है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत अनुच्छेद 75 3 में दिया गया है। सामूहिक उत्तरदायित्व का संबंध लॉर्ड मार्ले का कथन है कि मंत्रिपरिषद का सदस्य एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। मंत्रिपरिषद को प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। आगे देखें, केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं।
संसद शासन प्रणाली में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। लॉर्ड मार्ले ने प्रधानमंत्री को कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला कहा है। सामान्यतः राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। इंद्र कुमार गुजराल व्यक्ति के रूप में भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। राज्यसभा ने अब तक कुल 4 प्रधानमंत्री दिए हैं, इंदिरा गांधी, एच.डी. देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह। चंद्रशेखर जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो वे बलिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद थे। तो ये वीडियो आज का यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सांसद। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।